चलिए तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आप बात करोगे, इसमें एक जो है आपके एनसीईआरटी में भी दिया है ज्विटर आयन। क्या दिया है? ज्विटर आयन। केमिस्ट्री का टर्म है ये, बायोलॉजी में यहाँ पर यूज किया इन्होंने। तो ज्विटर आयन क्या है? आप बोलोगे इट इज अ फुल आयोनाइज्ड स्पीसीज। क्या है? एक फुल्ली आयोनाइज्ड स्पीसीज है। एक फुल्ली आयोनाइज्ड स्पीसीज है और इसके पास आप बोलोगे हैव बोथ, इट हैव बोथ, दोनों तरीके के होंगे, चार्जेस अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव चार्ज। तो अगर कोई फुल्ली आयोनाइज्ड स्पीसीज है जिसके पास में आप बोलोगे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ज्विटर आयन। अब जो अमाइनो एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड्स केवल जो है आपके एग्जिस्ट कर सकते हैं या तो एसिडिक में या तो बेसिक फॉर्म में। और ये डिपेंड किस पे करता है कि पीएच ऑफ सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन का पीएच क्या है, उस पे डिपेंड करेगा कि अमाइनो एसिड एसिडिक होगा कि बेसिक नेचर का होगा। ठीक है, जिसमें वो अमाइनो एसिड डिसॉल्व हो रहा है। तो ये अगर आप ऐसे समझिए इस चीज को, मान लीजिए यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं एक सॉल्यूशन है, यहाँ पर सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन है जिसमें अमाइनो एसिड डिसॉल्व होंगे। अब जैसे मान लो यहाँ पर अमाइनो एसिड्स हैं, ये अमाइनो एसिड्स हैं, तो इन अमाइनो एसिड्स का, इन एमाइनो एसिड्स का, इन एमाइनो एसिड्स का आप बोलोगे क्या है कि जो है, जो नेचर है, यानी कि ये एसिडिक होंगे और बेसिक होंगे। इट डिपेंड्स ऑन, इस पे डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स ऑन, इट डिपेंड्स ऑन पीएच ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का पीएच क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है अमाइनो एसिड का क्या जो है नेचर, कि वो एसिडिक होगा कि बेसिक। तो अमाइनो एसिड क्या है? आप बोलोगे अमाइनो एसिड आर ज्विटर आयंस, जिनके पास पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्जेस हैं अकॉर्डिंग टू अपने आसपास के इन्वायरमेंट के, पीएच के, सॉल्यूशन के। वो अपने नेचर को चेंज कर लेंगे, या तो एसिडिक हो जाएंगे या बेसिक हो जाएंगे। सभी को समझ में आई ये बात? यस सर। दूसरी लाइन में हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जितने भी अमाइनो एसिड होते हैं उनका एक आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता है। तो आप बोलोगे देयरफॉर at iso electric, therefore isoelectric point and amino acid exist as a dipolar, बड़ी बात बोल रहा हूं, डाइपोलर आयन, इसके पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉल्ड एज ज्विटर आयन। क्या बोलेंगे? ज्विटर आयन। ठीक है। अब अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज द आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है, तो आप बोलोगे आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट इज दैट पॉइंट ऑफ पीएच at which amino acid
have both positive and negative charge in equal amount। यानी कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर आप बोलोगे पीएच, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इज दैट पॉइंट ऑफ पीएच, पीएच का वो पॉइंट जहां पर अमाइनो एसिड के पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल अमाउंट में होंगे, उसको हम बोलेंगे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। अब जब इक्वल चार्जेस हो जाएंगे तो ना तो वो कैथोड की तरफ मूव करेगा ना वो एनोड की तरफ मूव करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा और अमाइनो एसिड जो होते हैं वो एक्ट करते हैं एज अ बफर, और वो क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं, है ना, किसका, जो है आपका चेंज इन पीएच। तो पीएच जो होता है उसको वो क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं उसके पीएच को आसपास के सॉल्यूशन। तो अमाइनो एसिड को हम ऐसे भी बोलते हैं कि अमाइनो एसिड्स एक्ट एज, अमाइनो एसिड एक्ट एज अ बफर व्हिच रेजिस्ट द चेंज इन पीएच। जो चेंज होता है पीएच में उसको वो रोकते हैं। ठीक है। अब अगर ज्विटर आयन की बात करोगे आप तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो अमाइनो एसिड को, ये देखिए यहां पर अमाइनो एसिड को आप ऐसे लिख सकते हो NH3 प्लस, ये आपका CH, ये आपका R, और ये आपका हो जाएगा COO माइनस। ठीक है। तो ये आपका जब आप लिखोगे तो ये क्या होगा, ज्विटर आयन हो गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज है इधर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा, ज्विटर आयन कंडीशन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। सर अमीनो एसिड ज्विटर आयन है ना? हाँ, अमीनो एसिड ज्विटर आयन। ओके सर। इसके पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्जेस होंगे। ठीक है। अब अपने नेचर को ये चेंज करेगा, एसिडिक या बेसिक, वो डिपेंड करेगा कि जो सॉल्यूशन है उसका पीएच क्या है। ठीक है। तो वहां पर प्रोटोनेशन और डीप्रोटोनेशन होगा, उसकी वजह से उनका नेचर चेंज हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। बहुत कम लोग आए हैं। अब कोई दो अमाइनो एसिड है, हमने बोला टू अमाइनो एसिड कैन ज्वाइन, कैसे आपस में ज्वाइंट होते हैं, कैन ज्वाइन थ्रू द amino group of one and carboxylic group of other। ठीक है। forming a peptide bond, ठीक है। तो पेप्टाइड बॉन्ड को बनाते हैं बाय लॉस ऑफ वाटर। तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगा, यहां पर आपको देखने को क्या मिलेगा, दो अमाइनो एसिड आपस में ज्वाइन होंगे, किसके थ्रू, एक तो अमाइनो एसिड जो होगा उसका एमाइनो ग्रुप होगा और दूसरा जो अमाइनो एसिड है उसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। तो दोनों आपस में मिलके जुड़ के क्या बनाते हैं, दे फॉर्म द पेप्टाइड बॉन्ड। और इस तरीके से आप देखोगे वहां पर एक पेप्टाइड बॉन्ड देखने को मिलेगा दो अमाइनो एसिड के बीच। ठीक है। ये हो गया आपका जो है पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन। अब अगर ऐसे तो हमने ये बना दिया, जैसे ये आप ऐसे समझ लो कि एक अमाइनो एसिड ये है आपका, बस सिंपल वे में समझते हैं, और दूसरा अमाइनो एसिड ये है आपका, तो इसका एमाइनो ग्रुप, और दूसरे का आपका कौन सा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये दूसरा अमाइनो एसिड है। तो एक का कार्बोक्सिलिक और एक का अमाइनो ग्रुप, ये दोनों आपस में मिलके क्या बना रहे हैं, यहाँ पर जो बॉन्ड होगा वो आपको बॉन्ड मिलेगा, कौन सा, पेप्टाइड बॉन्ड।
कैसा बॉन्ड मिलेगा? पेप्टाइड बॉन्ड मिलेगा। ठीक है, कैसा बॉन्ड मिलेगा? पेप्टाइड। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि दो अमाइनो एसिड मिलके क्या करते हैं, जो है उसके बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड का प्रेजेंस होता है। अब अगर कोई ओलाइगोपेप्टाइड है मान लीजिए, तो ओलाइगोपेप्टाइड है तो आप ऐसे बोल सकते हो, एक ये हो गया अमाइनो एसिड, दूसरा अमाइनो एसिड, तीसरा अमाइनो एसिड, चौथा अमाइनो एसिड। तो ऐसे अमाइनो एसिड है कि नहीं है? तो इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, तो मैंने बोला था वाटर भी निकलता है। ठीक है, तो अगर आप बोलोगे कुछ अमाइनो एसिड आपस में ज्वाइन हो रहे हैं मोर देन 2, तो उसको हम बोलते हैं ओलाइगोपेप्टाइड। कौन सा है? ओलाइगोपेप्टाइड। ठीक है, कौन सा है? ओलाइगोपेप्टाइड। अब अगर बेटा यहाँ पर आप बोलोगे बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में जुड़ गए, बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में जुड़ गए, तो आप इसको क्या बोल दोगे? दैट इज नोन एज पॉलीपेप्टाइड। क्या बोल दोगे? पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, ऊपर वाला जो है वो क्या है बेटा? तो आप बोलोगे दैट इज द डाइपेप्टाइड। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब इसको हम देखते हैं एक जो है उसके फॉर्म में कि किस तरीके से जो है अमाइनो एसिड आपस में ज्वाइन होते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। सर आपने सी डबल बॉन्ड ओ के ऊपर क्या लिखा हुआ है? ये बेटा सी डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड कहाँ पे? सिंगल बॉन्ड। सॉरी सर, सी ओ ओ सर, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपने? ये जो है दूसरा अमाइनो एसिड। ठीक है, ये निगेटिवली चार्ज होगा ना सी डबल कार्बोक्सिल को, ये पॉजिटिवली चार्ज होगा। ठीक है, ओके सर। अब इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट। तो आप बोलोगे कि जैसे हमने मान लिया, इसको देखो बनाने का तरीका क्या, जो यहाँ से क्वेश्चन आता है उसको समझिए। इसकी जो बोन होती है उस वो क्या होती है, तो आप बोलोगे एन, इसकी बोन की बात करें सी सी। ठीक है, एक ये अमाइनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर इधर भी बना लेते हैं, एन सी सी, यही तो था एनसीसी। अब देखिए, अब बोलोगे यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये हमने मान लिया आर ग्रुप हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका एच हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या था, तो आपको पता है इधर एमाइड ग्रुप था, एमाइनो ग्रुप था, तो एमाइनो ग्रुप बना लेंगे ऐसे। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या था, सी डबल ओ एच, तो यहाँ सी डबल ओ एच कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये लिख लेंगे। ठीक है, तो ये एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर बन गया कि नहीं? अब आर हम चेंज करते रहेंगे, आर इज वेरिएबल, आर को चेंज करते रहेंगे। तो मैंने बताया था 3 तरीके के अमाइनो एसिड आपके उसमें बने हुए हैं। अगर आर की जगह पे एच रख देंगे तो क्या हो जाएगा, कल ही रात में बताया था, क्या हो जाएगा सर? ग्लाइसिन। वेरी गुड, ग्लाइसिन हो जाएगा। अगर उस जगह पे आर की जगह पे हम CH2OH रख देंगे तब क्या हो जाएगा, अल्कोहलिक ग्रुप लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, सेरीन। यस सर, सही। हाँ, और अगर हम एलेनिन हमको बनाना है तो क्या रख देंगे वहां पर, CH3। वेरी गुड। चलिए, तो ये तीनों याद रखने हैं आपको। तो यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर हो गया। अब देखिए इधर भी आपका ऐसे ही हो जाएगा सेम। तो यहाँ पर NH2 है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, एक H इधर हो गया, एक H इधर हो गया। ठीक है, और नाइट्रोजन का बैलेंस ही 3 हो गया। ठीक है, फिर कार्बन में देखो एक आपका H इधर हो गया, और इधर आपका क्या हो जाएगा, ये R ग्रुप हो जाएगा, और R वेरिएबल है, यहाँ कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, ये भी वेरिएबल है इधर। ठीक है, लेकिन बाकी अमाइनो एसिड में सब सेम ही बनेगा। और इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, C डबल OH हो जाएगा। तो ये 2 अमाइनो एसिड बना दिए मैंने। अब इन 2 अमाइनो एसिड को हमको आपस में जोड़ना है, और जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? तो कैसे बनेगा, वाटर निकालना है हमको। देखिए क्या होगा, हम करेंगे क्या, इन दोनों को जोड़ेंगे, तो जोड़ने में हमारा क्या होगा, वाटर निकलेगा। तो वाटर निकाल दो भाई, क्या प्रॉब्लम है आपका, एक OH इधर से और एक H इधर से, ये देखिए निकल गया वाटर। अब ये क्या था, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस थी कि नहीं थी, वाटर निकल गया यहाँ से।
वाटर निकल गया तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, अब जोड़ दूं तो कोई इश्यू ही नहीं है, एकदम बढ़िया आसानी से। आप बोलोगे ये हो जाएगा आपका NH3 प्लस लगा लो यहाँ पर, फिर आप बोलोगे यहाँ हो जाएगा CH, ये आपका क्या हो जाएगा R, फिर C के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर COO, है ना, डबल O क्या हो जाएगा C, ऐसे लिख लेंगे हम इसको, H, वो जो है CO रहेगा, OH तो निकल जाएगा यहाँ से, तो ये आपका क्या हो जाएगा C, यहाँ पर हम लिख ले लेंगे डबल बॉन्ड O, ठीक है, C के केस में डबल बॉन्ड O, ये लिख लेंगे, यही तो बचेगा। अब उसके बाद में हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो बॉन्ड बनना है पेप्टाइड बॉन्ड, ये पेप्टाइड बॉन्ड हम बना लेंगे, और पेप्टाइड बॉन्ड के बाद में बेटा क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा मोटा इसको बना लेंगे। पेप्टाइड बॉन्ड के बाद में फिर हमारा क्या होगा, अगला वाला अमीनो एसिड, देखो NH बचेगा कि नहीं बचेगा, तो ये हम क्या लिख लेंगे NH लिख लेंगे, क्या इश्यू है। ये आप क्या लिख लोगे C, आपका ऊपर की तरफ H लिख लेंगे, नीचे की तरफ हमारा R फिर से वेरिएबल हो जाएगा, और COOH हो जाएगा। तो NCC कर कैसे बना लोगे, ये वाला बॉन्ड जो था, ये बॉन्ड कौन सा है आपका, ये वाला बॉन्ड, इस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, कौन सा बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड। तो दो अमाइनो एसिड के बीच में कितने पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, बोलिए सर एक। 3 अमाइनो एसिड के बीच में कितने बॉन्ड बनेंगे, सर 2। सर 2। कितने जो है हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, अगर 3 अमाइनो एसिड हैं, 2 पेप्टाइड बॉन्ड बनना है, तो कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, सर 4। और जो है वाटर वो ऑक्सीजन कितने निकलेंगे, सर 2। वेरी गुड। चलो, तो ये पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, इसी को हम एमाइड बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, एमाइड बॉन्ड भी बोलते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर बन गया हमारा, ये वाला तो आपका हो गया पेप्टाइड बॉन्ड, ये वाला पूरा, ये वाला क्या हो गया आपका पेप्टाइड बॉन्ड हो गया, ठीक है, लिख भी दिया मैंने पेप्टाइड बॉन्ड, फिर से लिख देना, और या इसी को बोलते हैं एमाइड बॉन्ड, लिख लेना आप लोग एमाइड बॉन्ड, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर जो पूरा है, ये इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज डाइपेप्टाइड। ध्यान रखिएगा, डाइपेप्टाइड का मतलब ये मत सोचिएगा कि 2 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, डाइपेप्टाइड का मतलब क्या है कि 2 अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं, उसको हम डाइपेप्टाइड बोलते हैं। तो डाइपेप्टाइड में पेप्टाइड बॉन्ड कितना होगा, 1, अमीनो एसिड कितने होंगे, 2, ठीक है। चलिए एक बात बताइए, ये जो आपका टर्मिनल है ये कौन सा है, और ये टर्मिनल कौन सा है, सर NH3 वाला पॉजिटिव और COH वाला नेगेटिव। ठीक है। लेफ्ट और राइट कौन सा होगा, सर लेफ्ट NH3 और राइट COH। ये वाला होगा ना राइट, NH3 वाला, ये एन टर्मिनल है ना, ये एन टर्मिनल, चलो देख लेते हैं एन टर्मिनल, और ये आपका क्या है सी टर्मिनल, सी टर्मिनल। तो एक आपका एन टर्मिनल है और दूसरा क्या है आपका सी टर्मिनल, ठीक है, क्या है, एक एन टर्मिनल है और दूसरा क्या है आपका सी टर्मिनल, ठीक है। तो ये वाला एन टर्मिनल जो होगा ये आपका क्या होगा, राइट होगा, ठीक है, एन टर्मिनल सॉरी लेफ्ट में होगा, और जो है आपका जो क्या बोलते हैं सी टर्मिनल होगा वो कौन सा होगा, राइट होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट, यहां लिख लेंगे हम राइट, ठीक है। और इधर बेटा क्या हो जाएगा, एन टर्मिनल कहां पर होगा, लेफ्ट एंड पे होगा, है ना। अच्छा, एक चीज और यहां पूछता है कि किस एंड पे पहला अमीनो एसिड होगा या किस टर्मिनल पे होगा, तो एन टर्मिनल पर आप बोलोगे क्या होगा, फर्स्ट अमीनो एसिड, ये बात समझ में आई कि नहीं। और सी टर्मिनल पे कौन सा होगा, लास्ट
अमाइनो एसिड। इसको बेटा देख लीजिए आप थोड़ा, जो मैंने बताया कि कोई इश्यू, कोई प्रॉब्लम हो, कोई इश्यू हो तो बताइए। समझ में आ गया, ये बताइए। सर क्योंकि ये लेफ्ट में सर, इसलिए ये फर्स्ट अमीनो एसिड होगा। हाँ, लेफ्ट एंड पे फर्स्ट अमाइनो एसिड, ठीक है, और सी टर्मिनल पे जो है राइट अमाइनो, मतलब राइट एंड होगा, और जो है यहाँ पर लास्ट अमाइनो एसिड, ठीक है। यस सर। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, सीधे यहाँ पर आते हैं, जो है अब हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, ग्लाइस जो आपका एक जो है ग्लाइसिन जो है वो कैसा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। मैं पहले ही बता चुका हूँ ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों, क्योंकि वो एक कायरल है, कायरलिटी शो नहीं करता। उसके जो कार्बन की अगर देखोगे आप तो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप वहां पर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, दो जगह पे जो है हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो कायरलिटी, कायरल जो कार्बन होता है उससे जो फंक्शनल ग्रुप जुड़े होते हैं, तो वहां पर अगर देखोगे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं, चारों अगर आप देख रहे हो आर्म को सेटिस्फाई करेंगे तो आप बोलोगे वो कायरल है। और कायरल कार्बन अगर होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल माना जाएगा। अगर प्लेन पोलराइज लाइट में उसको डालेंगे तो एल और डी फॉर्म में वो रोटेट होगा, आइसोमेरिक फॉर्म, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। लेकिन ग्लाइसिन जो है वो ऑप्टिकली कैसा है, इनएक्टिव। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट थिंग इज स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स की बात करेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। हेडिंग डालिए स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर कैसा होगा उसके बारे में जरा देखते हैं। चलिए, तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर की बात करोगे तो सबसे पहले एक तो बात यह है कि सेल के अंदर अगर आप देखोगे, मैंने पहले ही बताया आपको कि ये फर्स्ट प्लेस होल्ड करता है सेल के अंदर। सेल में सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे यहाँ पर एनिमल की सेल में, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रोटीन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो प्रोटीन्स पहला प्लेस होल्ड करती हैं। एनसीईआरटी के पेज नंबर 143 से लेके 144 और 147 पर प्रोटीन का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो प्रोटीन्स हैं क्या, सबसे पहले हम देखते हैं। आप बोलोगे प्रोटीन्स आर क्या है, आप बोलोगे मैक्रोमोलिक्यूल्स। प्रोटीन्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। इनके पास क्या होगा, दे हैविंग वन और मोर पॉलीपेप्टाइड, है ना। इनके पास क्या होगा, प्रोटीन्स के पास में मैक्रोमोलिक्यूल हैं, और आप बोलोगे दे हैविंग वन और मोर पॉलीपेप्टाइड। एक या एक से ज्यादा वहां पर क्या है, पॉलीपेप्टाइड देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरा देखिए, सिंगल पॉलीपेप्टाइड जो होगा उसमें एटलीस्ट 50 अमाइनो एसिड तो होंगे ही होंगे। तो यहां पर लिख लेंगे अ सिंगल, केमिस्ट्री का ये लाइन है बायोमोलिक्यूल में, अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड, एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड की बात करोगे तो यहां पर कम से कम मस्ट बी एट लीस्ट 50 अमाइनो एसिड्स, ठीक है, होने ही चाहिए। दूसरा देखिए, प्रोटीन्स जो होती हैं वो कैसी होंगी, तो आप बोलोगे हेट्रोपॉलीमर्स।
हमेशा याद रखना, ये क्या है, हेट्रोपॉलीमर है। कभी भी आप ये नहीं बोलोगे कि ये होमोपॉलीमर है, क्योंकि एक जैसे अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता ही नहीं है। अलग अलग तरीके के अमीनो एसिड्स मिलके एक हेट्रोपॉलीमर स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। और वो पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में मिलके क्या करती है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाती है, जो कि टर्सरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का होता है। ठीक है, तो हेट्रोपॉलीमर हो गया प्रोटीन। उसके बाद में हम बात करेंगे, एनसीईआरटी बोलती है कि कोलेजन जो है, एनिमल के केस में कोलेजन जो है, व्हाइट फाइबर जो होते हैं, कोलेजन जो है, कोलेजन, तो आप बोलोगे इज द मोस्ट, कोलेजन इज द मोस्ट, क्या है, मोस्ट abundant proteins, protein in the animal वर्ल्ड। तो एनिमल वर्ल्ड में कोलेजन जो है वो क्या है आपका, कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड। तो एनिमल वर्ल्ड में सबसे अबंडेंट प्रोटीन कौन सा है, कोलेजन। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन एनसीईआरटी में पूछता है। दूसरा एक और प्रोटीन है आपका, जिसको बोलते हैं एंजाइम ही एक्चुअल में, इसको बोलते हैं रूबिस्को। रूबिस्को की बात करोगे तो इसका फुल फॉर्म क्या है, रिबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। तो रिबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज इसका फुल फॉर्म है, और ऑक्सीजनेज। तो ये एक एंजाइम है रूबिस्को, रिबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ठीक है, ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है ऑन द बायोस्फीयर। आप लिख सकते हो क्या है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर पे सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, रूबिस्को। ठीक है, अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में आप बोलोगे सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, पहला हम देखेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में बोलेंगे एक लीनियर अरेंजमेंट होगा। मान लो कोई अमाइनो एसिड है, जैसे हमने ये मान लिया सेरीन, ये अमाइनो एसिड है, ये जुड़ा हुआ है सिस्टीन से। सिस्टीन किससे जुड़ा हुआ है, तो आप बोलोगे टायरोसिन से। टायरोसिन आप बोलोगे आर्जिनिन। तो देखिए आप, ये पूरा एक सीक्वेंशियल मेथड में देखोगे तो आप लीनियर चेन है। प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, लीनियर चेन ऑफ एमाइनो एसिड्स। एमाइनो एसिड का लीनियर चेन जो है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। तो एक लीनियर अरेंजमेंट यहाँ पर अमाइनो एसिड का देखने को मिलेगा पॉलीपेप्टाइड बैकबोन में। ठीक है, तो यहां पर केवल इंटरेक्शन कैसा हो रहा है, रेजिडुअल इंटरेक्शन हो रहा है। दैट मींस कि प्राइमरी स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर रहा है किसको, प्रोटीन की फोल्डिंग को डिटरमाइन करता है। तो यहां पर लिख लेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डिटरमाइन द
प्रोटीन फोल्डिंग। तो प्रोटीन की फोल्डिंग को डिटरमाइन कौन करेगा? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है वो डिटरमाइन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सीरीन, सिस्टीन, टायरोसिन, आर्जिनिन ये सब देखने को मिलेगा आपको, कोई भी अमीनो एसिड होगा। ठीक है, अब देखिए प्रोटीन्स में ज्यादातर जो होंगे आपके, अगर बात करोगे आप, तो सबसे ज्यादा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये इसेंशियली प्रेजेंट होंगे। ठीक है, उसके बाद आप बोलोगे मोस्टली जो प्रेजेंट होते हैं सल्फर होते हैं, और रेयरली अगर आप देखोगे आपका आयोडाइड, Fe, फेरस, आयरन मतलब फॉस्फेट, ये सब रेयरली प्रेजेंट होते हैं। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ये बन गया आपका। यहाँ पर केवल पेप्टाइड बॉन्ड देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा? केवल पेप्टाइड बॉन्ड देखने को मिलेगा। अब इसके बाद में हम लोग आते हैं, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, दैट इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। बड़ा चैप्टर है, इसीलिए एक्स्ट्रा क्लास थोड़ा लेके इसको जल्दी हम खत्म करेंगे, फिर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में बेटा हम लोग पढ़ते हैं प्रोटीन थ्रेड जो होते हैं वो, ये ऊपर वाला प्रोटीन थ्रेड था, अब ये फोल्ड हो जाएगा। अब फोल्ड होके या तो ये आपका बनाएगा जो है हेलिक्स की फॉर्म में आ जाएगा, या प्लीटेड शीट की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बनेगा। देखिए, एक हमने मान लिया ये लीनियर है, ऐसे स्ट्रक्चर थ्रेड लाइक, ऐसे हम बना लेते हैं, ऐसे मान लीजिए जैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, ये अमीनो एसिड जुड़े हुए। अब जब ये बहुत बड़ा होता चला जाएगा तो क्या होगा, इसमें इंटरेक्शन होने लगेगा आपस में। तो प्रोटीन थ्रेड जो है ये, इसको हम लिख लेते हैं प्रोटीन थ्रेड। प्रोटीन थ्रेड ये जो होगा ये क्या हो जाएगा, इसका फोल्डिंग हो जाएगा। और फोल्डेड होने के बाद या तो ये क्या बना लेगा, हेलिक्स में बना लेगा, हेलिक्स की फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि ऐसे आ जाएगा कुछ इस तरीके से। इंसियाटिन बना भी है आपका, ये एन टर्मिनल हो जाएगा, ये सी टर्मिनल। या आपका क्या बना लेगा हेलिक्स के अलावा, तो आप बोलोगे बीटा प्लीटेड शीट। तो बीटा प्लीटेड शीट कुछ इस तरीके से बनेगी, ऐसे ये। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो दो चीजें मैंने बताई, एक तो अल्फा हेलिक्स बनेगा आपका, अल्फा हेलिक्स, और दूसरा क्या बनेगी, बीटा प्लीटेड शीट बनेगी। अब अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट का फॉर्मेशन कैसे होता है उसको जरा हम देखते हैं। चलो, तो बीटा जो आपका अल्फा जो होता है उसमें आप देखोगे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आपको देखने को क्या मिलेगा कि वहां पर जो है CO जो होगा, CO nth रेजिड्यू का, और n+4th रेजिड्यू का जो है आपका NH होगा, वो आपको देखने को मिलेगा आपस में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, एक लाइन में लिख सकते हैं हम लोग कि अल्फा हेलिक्स because of इसकी वजह से बनता है, तो आप बोलोगे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो उससे ये बनता है, उससे फॉर्मेशन होता है अल्फा हेलिक्स का। अब इसके एग्जांपल देख लो कहां कहां ये प्रेजेंट होता है। तो एग्जांपल में बेटा आप बोलोगे ये कैरेटिन में होता है, यहाँ पर होता है कैरेटिन में होता है। ठीक है, सिस्टीन रेजिड्यू, मायोसिन होता है, वो भी अल्फा हेलिक्स का होता है। मायोसिन के अलावा बोलोगे ट्रोपोमायोसिन,
ये सब कैसे होते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को शो करते हैं। ठीक है, अल्फा हेलिक्स को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं 3.613 हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स का दूसरा नाम क्या है? अल्फा हेलिक्स आल्सो नोन एज, क्या बोलोगे आप? 3.613 हेलिक्स, इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर 3.6 रेजिड्यू होते हैं एक हेलिक्स में। ठीक है, और 13 एटम्स होते हैं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं 3.613 हेलिक्स। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए इसके बाद में यहाँ पर आप बोलोगे जो एल एमाइनो एसिड होते हैं, एल एमाइनो एसिड जो होते हैं वो क्या करते हैं? दे फॉर राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, अल्फा। और जो डी अमाइनो एसिड होते हैं, हालांकि नेचर में ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं, डी जो है डी वाले डी फॉर्म वाले, तो डी फॉर्म के जो होते हैं ये क्या बनाते हैं? लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। ठीक है, चलो, तो ऐसे ही कैरेटिन जो है आपका हो जाएगा, ये अल्फा हेलिक्स का पार्ट। ठीक है, और ऐसे देखो आप यहाँ पर जब आप बनाओगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके डायग्राम बनेगा, ऐसे क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ये ऐसे बन सकता है एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट हैंड राइट हैंड। ठीक है, तो ये आपके ऐसे मॉलिक्यूल देखने को मिलेंगे। सर 13.13 सर एक और बार रिपीट कर दीजिए। अल्फा हेलिक्स को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं 3.613 हेलिक्स। तो अगर मान लो ये आपका यहाँ से एक हेलिक्स जो है पूरा कंप्लीट हो रहा है, तो एक हेलिक्स में हमने बोला क्या प्रेजेंट होगा? तो आप बोलोगे 3.6 अमाइनो एसिड रेजिड्यू। मतलब ये हुआ कि 3 कंप्लीट अमाइनो एसिड और दूसरा अमाइनो एसिड जो चौथा वाला है उसका 0.6 पार्ट, इतना रेजिड्यू एक हेलिक्स में प्रेजेंट होगा। और इसमें आप अगर हाइड्रोजन देखोगे तो 13 हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं 3.6 अमाइनो 3.613 हेलिक्स। ठीक है, यस सर। चलिए अब हम इसके बाद में डिस्कस करते हैं बीटा प्लीटेड शीट। ठीक है, बीटा प्लीटेड शीट क्या है देखते हैं। तो दूसरा इसमें सब हेडिंग हो जाएगा आपका बीटा प्लीटेड शीट। बीटा प्लीटेड शीट, बीटा प्लीटेड शीट में जब आप आओगे तो यहाँ पर 2 या 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन जो होंगी वो आपस में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से सेटिस्फाई होंगी। ठीक है, और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? बीटा प्लीटेड शीट। लिखे दे रहा हूं मैं इस बात को कि यहाँ पर क्या होगा बीटा प्लीटेड शीट में, आप बोलोगे 2 और मोर क्या पॉलीपेप्टाइड चेन, 2 or more polypeptide chains, 2 or more polypeptide chains are held together, ठीक है, बाय, वैसे तो आप बोलोगे बाय इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, उससे ये सेटिस्फाई होता है। ठीक है, और उसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? बीटा प्लीटेड शीट बोलते हैं। एग्जाम्पल में बेटा जब आप इसके आओगे तो एग्जाम्पल इसके कई सारे हैं, आप ध्यान रखिएगा। एक होता है फाइब्रोइन प्रोटीन,
सिल्क में प्रेजेंट होता है। तो सिल्क का फाइब्रोइन प्रोटीन जो होता है वो देखने को मिलेगा। दूसरा बोलोगे कोलेजन हेलिक्स। तो कोलेजन का जो हेलिक्स होता है वो भी आप कैसा देखोगे, वो भी आपका बीटा प्लेटेड शीट का बना होता है। अब तीसरा स्ट्रक्चर हम लोग आते हैं, दो हमने पढ़ लिया, प्राइमरी स्ट्रक्चर पढ़ लिया, दूसरा हमने क्या पढ़ लिया जो है आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर पढ़ लिया। अब तीसरा हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है आपका टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में आप बोलोगे ये 3D स्ट्रक्चर रहता है। ऐसा स्ट्रक्चर है 3D स्ट्रक्चर। और इस 3D स्ट्रक्चर की जब बात करोगे तो यहाँ पर लॉन्ग लॉन्ग प्रोटीन चेन्स होंगी पॉलीपेप्टाइड की, और वो फोल्ड होंगी आपस में, ठीक है, इटसेल्फ, ठीक है। तो उलेन बॉल की तरीके से ये फोल्ड हो जाएंगे। ऐसे मान लो ये आपका है स्ट्रक्चर, ऐसे ऐसे। तो ये 3D स्ट्रक्चर बनाता है, टर्सरी प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाता है कुछ इस तरीके से। तो मैंने क्या बोला, लॉन्ग प्रोटीन चेन या पॉलीपेप्टाइड चेन क्या कर रही है, यूजुअली अपने आप ही फोल्ड कर रही है आपस में ही, एक होलो ओलेन बॉल टाइप का स्ट्रक्चर बना रही है। यहां पर मैं लिखे दे रहा हूं, एनसीईआरटी का लाइन है ये, होलो ओलेन, जैसे ऊन का गुल्ला होता है ना, वैसे ही स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, जो है टर्सरी स्ट्रक्चर। इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब टर्सरी स्ट्रक्चर जो होता है वो स्टेबलाइज किससे होता है, तो आप बोलोगे ये स्टेबलाइज होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड से या कोवेलेंट बॉन्ड से और डिफरेंट नॉन कोवेलेंट बॉन्ड से। ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का स्टेबिलिटी किसकी वजह से होता है, स्टेबिलिटी ऑफ टर्सरी स्ट्रक्चर। तो टर्सरी स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी कैसे होता है, समझिए इस बात को। तो आप बोलोगे एक तो होगा नॉन कोवेलेंट बॉन्ड, एक तो ये देखने को मिलेगा नॉन कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरा आप बोलोगे कोवेलेंट बॉन्ड भी देखने को मिलेगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड में आप बोलोगे डाइसल्फाइड लिंकेज होगा यहाँ पर, या डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा, बहुत मजबूत होता है, वो प्रेजेंट होगा, ठीक है, ठीक है। और डिफरेंट टाइप ऑफ नॉन कोवेलेंट बॉन्ड भी प्रेजेंट होंगे। अब इसमें एग्जांपल जो आता है वो कौन सा आता है, तो आप बोलोगे मायोग्लोबिन, ठीक है। पीछे मैंने बताया था जो है, अच्छा मायोग्लोबिन, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए यहाँ पर मैं मायोसिन लिखा था, लेकिन इसमें जो इसका एग्जाम्पल है ये कौन सा है, तो आप बोलोगे इसका एग्जाम्पल है आपका मायोग्लोबिन। तो ये बात ध्यान रखिएगा, मायोसिन और मायोग्लोबिन में कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है ये वाटर में सॉल्युबल होता है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। अब यहां पर देखोगे बॉन्डिंग कौन कौन सी होंगी, जरा उसकी बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पेज में ऐसे आप देखोगे कुछ इस तरीके से एक डायग्राम बना सकते हैं। ये मान लिया हमने पॉलीपेप्टाइड चेन है, टर्सरी स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा उठा लाया। अब इस टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में हमने बोला ये अमाइनो एसिड्स लगे हुए हैं ऐसे, और तो ये पेप्टाइड बॉन्ड हो जाएंगे बीच में इनके अमाइनो एसिड्स के, लेकिन इनके आसपास में जो इनके ग्रुप्स हैं, आर ग्रुप हैं, है ना, या उनसे निकले हुए जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, उनके बीच में भी बहुत सारा क्या होता है, बॉन्डिंग आपस में बनता है। जैसे अगर इस अमाइनो एसिड से मान लो NH3+ ये ऐसे निकला, और इधर से ये अमाइनो एसिड था, इससे निकल आया आपका C डबल बॉन्ड O, ऐसे निकला, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे ये O। तो ये देखिए इसके बीच में इंटरेक्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये वाला पॉजिटिव और ये और ये निगेटिव। तो इस तरीके के इंटरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं कि नहीं, तो ये आयनिक बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर आप देखोगे, मान लो ये अमाइनो एसिड है, इसमें NH, और इधर के अमाइनो एसिड में आप बोलोगे C डबल बॉन्ड O-, ये हो गया,
तो यहाँ पर अगर बनेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये इनके बीच में बनेगा बॉन्ड, तो ऐसा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ये बन जाएगा। ऐसे ही अगर आप बात करोगे, मान लो ये एक अमाइनो एसिड है और इस अमाइनो एसिड में आपका CH2 और है ना CH3 ऐसे कुछ है, और इधर एक अमाइनो एसिड है, इससे कुछ पार्ट निकला हुआ है CH2, ये ऐसे करके 2 ऐसे लिख लेते हैं, और CH3 यहाँ पर CH3, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा यहाँ पर ऐसे देखिए, इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा, ठीक है, तो ये बॉन्ड कैसा बनेगा, ये बॉन्ड आप बोलोगे हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, ऐसा बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर डबल स्टैंडर्ड ये सॉरी जो है डाइसल्फाइड बॉन्ड हो गया, SS आपस में कोवेलेंट इंटरेक्शन हो गया, ठीक है। ऐसे ही अगर आप देखो ये दो अमाइनो एसिड हैं, इसमें CH2OH है ना, CH2OH, इनके बीच में अगर इंटरेक्शन हो गया तो ये कैसा बॉन्ड होता है, वंडर वॉल इंटरेक्शन, वंडर वॉल इंटरेक्शन, ठीक है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। पेप्टाइड बॉन्ड तो है ही इनके बीच में, ये तो पेप्टाइड बॉन्ड है, तो ये इस तरीके से टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में हमको इस तरीके से बॉन्डिंग देखने को मिलती है। अब इसके बाद में आता है बेटा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। आप लोगों का एग्जाम भी है क्या? यस सर, 9 o'clock से है। ठीक है बेटा, बस छोड़ रहे हैं 2-3 मिनट में, ठीक है, 5 मिनट का रेस्ट करके करिए, ठीक। सर क्वाटरनरी बाकी दो इनसॉल्युबल है वाटर में? नहीं, सारे नहीं होते हैं, वो मैंने लिख दिया, पूछा जाता है क्वेश्चन इसलिए, ठीक है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर तो ये मोस्ट स्टेबल है। अब देखते हैं, जैसे कैरेटिन वगैरह है, ये वाटर में इनसॉल्युबल है, ठीक है। कैरेटिन का प्रोटीन जैसे है ना, वो इनसॉल्युबल है। कैरेटिन किसमें था, अल्फा हेलिक्स में था। हमारा बाल सॉल्युबल थोड़ा है, एयर में ही तो कैरेटिन होता है हमारे। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में आप बोलोगे इसके एग्जांपल हैं जैसे हीमोग्लोबिन और इंसुलिन, ठीक है। ये देखो बनता कैसे है, तो इसमें मान लिया हमने ये एक जो है सब यूनिट है ये NC, दूसरा ऐसे ही सब यूनिट है ऐसे NC पॉलीपेप्टाइड चेन, ऐसा तीसरा एक और पॉलीपेप्टाइड चेन है NC, और ऐसे एक और पॉलीपेप्टाइड NC। तो इनके बीच में आपस में ये सब यूनिट जुड़ जाती हैं, ये आपस में सब यूनिट, तो इनके बीच में आपस में जब जुड़ जाती हैं तो ये क्या बनाती हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाती हैं। जैसा कि आपको हीमोग्लोबिन में ही बोलते हो तो 2 अल्फा होती हैं और 2 बीटा चेन होती है। इंसुलिन में भी सेम ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर ये फोल्डेड जो स्ट्रक्चर होता है, अरेंज होता है ना, एक दूसरे के साथ में, और पूरा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बनाता है। तो मोस्ट स्टेबल कंपाउंड है, मोस्ट स्टेबल, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात। क्लियर है? चलिए, तो आज इतने रखते हैं, 2-4-5 मिनट आप रेस्ट कर लो, फिर 5 मिनट बचा हुआ है, ठीक है। आगे सर हम तो लोग अगर प्राइमरी और सेकेंडरी आया कि सॉल्युबल है तो सर क्या लिखेंगे? नहीं, ऐसे नहीं पूछेगा बेटा, अभी आगे मैं पढ़ा दूंगा आपको कि कुछ सॉल्युबल प्रोटीन्स होती हैं, कुछ इनसॉल्युबल प्रोटीन्स होती हैं, वो अलग क्लासिफिकेशन है उसका, इसमें आप ओके उसको, सर। ठीक है, वो बता दूंगा अगली क्लास में, ठीक है। चलिए, ओके बाय सर, बाय, थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। ओके सर।